इकोनॉमिक्स में आज का जो विषय है वो है उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न या प्रतिफल। उसको समझने से पहले हम बात करेंगे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन साधनों के बीच कार्यात्मक या रेखीय संबंध को बताता है। अर्थात उत्पादन फलन बताता है कि उत्पादन की मात्रा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। समीकरण के रूप में उत्पादन फलन का इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। P बराबर प्रोडक्शन से है और ABCD फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन से है और F का मतलब फंक्शन या फलन है। तो इसमें कहता है कि समय के आधार पर उत्पादन फलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पत्ति के नियम, दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने की प्रतिफल, सभी साधनों को एक साथ परिवर्तन, जिसमें दीर्घकालीन उत्पादन फलन आता है। उसके बाद जो बात करते हैं वो है उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम को समझने के लिए हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के नियम बताते हैं कि यदि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए व कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखते हुए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, साधन से मतलब यहाँ भूमि, श्रम, पूंजी से है। ठीक है, अर्थशास्त्रीय भाषा में इन्हें हम साधन कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, उत्पत्ति के नियम हमें ये बताते हैं कि यदि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए व कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखते हुए परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा, उसकी हम अध्ययन करेंगे। उत्पादन में तीन प्रकार से परिवर्तन संभव है। उत्पत्ति के नियम तीन नियम होते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो उत्पत्ति के नियम है, इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है पैमाने की प्रतिफल। तो जो एग्जाम में जो पूछा जाता है उत्पत्ति के नियम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पैमाने की प्रतिफल कम पूछा जाता है। उस हिसाब से उत्पत्ति के जो नियम है उस पर आज हम पहले बात करेंगे। उत्पादन में तीन प्रकार से परिवर्तन संभव है। उत्पत्ति के निम्न तीन नियम होते हैं। इसको हम टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो कॉलम बनेगा वो है परिवर्तनशील साधन में वृद्धि, दूसरा है उत्पादन में वृद्धि, तीसरा जो कॉलम है उत्पत्ति के नियम, और चौथा है लागत की दृष्टि से नियम। तो पहले जो बात करेंगे, जो परिवर्तनशील साधन है उसमें 10% वृद्धि की जाती है और उत्पादन में वृद्धि 15% की जाती है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि उसमें 10% वृद्धि की जाती है और उत्पादन में 10% की जाती है, मतलब बराबर। तीसरा है परिवर्तन साधन में 10% वृद्धि की जाती है और उत्पादन में 5% की जाती है। उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम, जब परिवर्तनशील साधन में वृद्धि 10% की जाएगी और उत्पादन में वृद्धि 15% की जाएगी तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। और लागत की दृष्टि से इसे देखा जाए तो यह लागत ह्रास नियम होगा। उत्पत्ति के नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत की दृष्टि से लागत ह्रास नियम होगा। दूसरा, जब परिवर्तनशील साधन में जब वृद्धि है 10% की जाएगी और उत्पादन में वृद्धि भी 10% की जाएगी तो उसे उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। लागत की दृष्टि से उसे लागत समता नियम कहते हैं। तीसरी जो बात आती है, परिवर्तनशील साधन में वृद्धि 10% की जाती है और उत्पादन में वृद्धि 5% की जाती है, उसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। लागत की दृष्टि से उसे लागत वृद्धि नियम कहा जाता है। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति ह्रास नियम की। लागत ह्रास नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक ही बात है। तो जो उत्पत्ति ह्रास नियम है या परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन बनता था, अब इसमें से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश में से लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या है उत्पत्ति ह्रास नियम? इसमें जैसे जो अर्थशास्त्री हुए थे मार्शल, उन्होंने कहा, जो प्राचीन अर्थशास्त्री हुए थे मार्शल, उन्होंने ये कहा, यदि कृषि कला में किसी प्रकार का सुधार न हुआ हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूंजी व श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर सामान्यतः कुल उपज में अनुपात में कम वृद्धि होती है। उसका बोल्डिंग हुए जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा जो जो हम किसी एक साधन की मात्रा में, यहाँ बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जो हम किसी साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, किसी में कमी करते हैं, साधन का मतलब यहाँ भूमि से, पूंजी से, श्रम से लिया जाता है। बोल्डिंग के अनुसार जो जो हम किसी एक साधन की मात्रा में अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो परिवर्तन साधन की सीमांत उत्पादक घटती जाती है। जो श्रीमती रॉबिन्सन थी, उन्होंने कहा, यदि उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। उसके अलावा हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि
उत्पत्ति ह्रास नियम हमें ये बताता है कि यदि उत्पादन के कुछ साधन को स्थिर रखते हुए कुछ साधन में परिवर्तनशील रखा जाए तो इस प्रकार परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादकता घटती है अथवा कुल उत्पादकता घटती दर से बढ़ती है। कैसे, अब हम बताएंगे। एक एग्जांपल लेंगे। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारी श्रम की इकाइयाँ हैं। उसके बाद में दूसरा टीपी का मतलब है कुल प्रोडक्शन से है, टोटल प्रोडक्शन से है। टीपी टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन, ये भी हमने लिख लिया 4 10 18 24 28, 28 के बाद 30 के बाद बराबर रहेगी फिर 28। फिर उसके बाद में एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत उत्पादन, ठीक है। और चौथा है औसत उत्पादन एपी। इसलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे ये इस तरीके से नहीं बोलेंगे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, हम बात करेंगे टीपी, एमपी और एपी। टीपी का मतलब यहाँ टोटल प्रोडक्शन से है, एमपी का मतलब यहाँ एवरेज प्रोडक्शन से है। तो जैसे श्रम की इकाइयाँ थी हमारी 1 से लेकर 8 तक, और जो कुल उत्पादन था वो हमने बता दिया 4 10 18 24 28 30 28, ठीक है। हमने सबसे निकाला मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन पहले निकाला, पहले का 4 रहेगा, फिर 10 में से 4 गए 6, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए 4, 30 में से 28 गए 2, 30 में से 30 गया 0, 28 में से 30 गए माइनस के 2। फिर उसके बाद में औसत प्रोडक्शन निकालना है। पहले का तो 4 का 4 आएगा, दूसरा 10 का औसत करेंगे 2 आएगा, दूसरा पहले का तो इसमें आएगा। प्रोडक्शन निकालने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले 4 है, 4 को एक श्रम की इकाई से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। दूसरा है 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 3 को 18 से भाग देंगे 6 आएगा। उसके बाद 24 को 4 से भाग देंगे 6 आएगा, 28 को 5 से भाग देंगे 5.6 आएगा, और 30 को 6 से भाग देंगे 5 आएगा, 30 को 7 से भाग देंगे 4.3 आएगा, और 28 से 8 को भाग देंगे 3.5 आएगा। इस तरीके से देखो हम ये देखेंगे कि पहले तो क्या होगा, पहले जो प्रथम अवस्था होगी 6 तक हम निशान लगा लेंगे, ये हमारी पहली स्टेज होगी। उसके बाद 0 तक, पहले तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रहा है, ये तो हमारी पहली स्टेज हो जाएगी। दूसरी स्टेज में क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है और घटने के बाद में 0 हो गया, ये हमारी दूसरी स्टेज हो जाएगी। इसको कहेंगे घटते एमपी व एपी की अवस्था। तीसरी स्टेज में देखेंगे कि माइनस में हो जाएगी, तो इसको थर्ड में कहेंगे ऋणात्मक या नेगेटिव एमपी या घटते की अवस्था। 3 स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इस डायग्राम को हमने जो डाटा हमें दे रखा था श्रम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने श्रम की इकाइयाँ बना ली है। फिर उसके बाद में ओ वाई एक्स पर 4 8 12 16 20 24 28 32 34 36 38 तक हम ले गए इसको, ठीक है। फिर हमने ये किया है कि जो हमारी टेबल में जो फर्स्ट में दे रखा था 4 दे रखा था फर्स्ट पे, तो 4 पर हमने पॉइंट लगा लिया। फिर हमने 2 पे देखेंगे, 2 पर कितना आ रहा है 12 पे पॉइंट लगा लिया। फिर 3 पे देखेंगे 18 है तो 18 पे लगा लिया। 4 पे हम देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग कि 4 पे दे रखा है 24, तो हमने 24 पे पॉइंट लगा लिया। फिर हम 5 पे देखेंगे, 5 पे हमें दे रखा है 28, तो 28 पे पॉइंट लगा लिया। 6 पे 30 दे रखा है, 30 पे पॉइंट लगा लिया। 7 पे दे रखा है 30, फिर 30 पे पॉइंट लगा लिया। और फिर 8 पे दे रखा है हमें टोटल प्रोडक्शन का, ये दे रखा है 28, तो 28 पे लगा लिया। ये तो पहले हमने उसका कर लिया, किसका, टीपी का। फिर हमने उसी डायग्राम की सहायता से 1 पर 4 का, पहले इस पे इसी पॉइंट पर वापस 4 पर आएगा, फिर 2 पर 6 का, 3 पर 8 का। फिर यूँ करते करते जो टेबल हमें दे रखी है उस टेबल की सहायता से हमने पहले टीपी कर बना लिया, उसके बाद हमने फिर एपी कर बना लिया, फिर उसी टेबल की सहायता से जो हमने उसको एमपी कर बना लिया। फिर जो वो डॉट्स हमें दे रखे थे उन डॉट्स को हमने क्या किया, मिलाते चले गए। मिलाने के बाद में जो डायग्राम बना, इसको हम नीचे भी दिखा देंगे। देखो माइनस में आ रहा है तो उसको थोड़ा नीचे भी ले लेंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे। तो इस डायग्राम को हमने बिंदु बना लिया। बिंदु बनाने के बाद में उस बिंदुओं को हम मिलाते चले जाएंगे। मिलाने के बाद में आप देखोगे जहाँ पर ये 7 नंबर पॉइंट पर ये सीधी इस तरीके डॉट डॉट की रेखा खींच देंगे, क्योंकि यहाँ मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है वो बराबर होने के बाद में नीचे गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये मोड़ का चेंज हो रहा है। तो उसके बाद में इसको हम जोड़ देंगे, ये हमारा मोड़ का बिंदु हो जाएगा।
तो ये जो सिस्टम है, ये हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम का डायग्राम है। उसकी नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।